अच्छा। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का इस शताब्दी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के बैच में। स्वागत है आप सभी बच्चे। आज के इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कृषि प्रसार। ये सब्जेक्ट आपको क्या कुछ दे के जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 क्वेश्चन आपके इस पेपर में आने वाले हैं और ये 5 क्वेश्चन आपका रैंक डिसाइड करेंगे। सिलेक्शन के लिए तो आपका यूपी जीके है, कंप्यूटर है, ओवरऑल एग्रीकल्चर में जो 65 क्वेश्चन आएंगे 65 मार्क्स के, परंतु उसमें ये जो एक्सटेंशन है, इकोनॉमिक्स है, प्लांट पैथोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, ये सब्जेक्ट आपको अहम रोल निभाने वाले हैं। तो इसमें से हम शुरुआत करने वाले हम थोड़ा सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो होगा आपका कृषि प्रसार का, कि कृषि प्रसार शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ, किसने किया, कृषि प्रसार है क्या, कृषि प्रसार के स्टेप्स क्या हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है, एजुकेशन कितने प्रकार का है। उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम आएंगे प्रदेश और देश की सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली सरकारी योजनाएं, जो कि सीधे सीधे एक नंबर आपको देकर जाएगा। तो जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र प्रायोजित योजना है या फिर राज्य सरकार के द्वारा मैनेज की जा रही योजनाएं हैं, उन पर भी हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो आज के अपने इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कृषि प्रसार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अगर हम अंग्रेजी में बात करें इसको तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। ये सब्जेक्ट थोड़ा आप लोग बीएससी में पढ़े होंगे तो आप लोगों को लगा होगा कि ये केवल सेमेस्टर पास करने का होता है, परंतु आज के टाइम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ ये कृषि प्रसार आ ना रहा हो। हर एग्जाम में आ रहा है ये। कहने का मतलब, चाहे आप एजीटीए मतलब टेक्निकल असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका 5 नंबर का आएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, वहां आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहली बात, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है इस पर वो अपने चर्चा करते हैं। तो शब्द एक लिखते हैं हम लोग, एक्सटेंशन। क्या शब्द लिखते हैं? एक्सटेंशन। अब इस एक्सटेंशन को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? प्रसार बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रसार बोलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इस एक्सटेंशन। ये जो एक्सटेंशन है, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो जन्म है या उद्भव है कहाँ से हुआ। तो अगर हम देखते हैं तो एक्सटेंशन जो है ये कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। अब हम लोग देखते होंगे कि मोस्टली जब हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं तो यही देखते हैं कि लैटिन और ग्रीक भाषा के ही शब्द क्यों मिलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि लैटिन और ग्रीक ऐसी भाषा है, कहने का मतलब है शुष्क भाषा है, इसमें जो परिवर्तन होता है हजारों वर्षों में होता है। इसलिए मोस्टली जो शब्द होते हैं हमारे साइंस में जो हम पढ़ते हैं वो लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा के ही शब्द को हम लोग अच्छी तरीके से देखते हैं। तो ये जो लैटिन भाषा का शब्द है एक्सटेंशन, किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो एक तो हम बोलते हैं एक्स। अब एक्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं जो आप लोग समझ सकते हो, एक्स तो जानते होगे सभी लोग, एक्स प्लस टेंसियो। क्या मतलब होता है? टेंसियो। अब यहाँ पर एक बार पेपर में आया हुआ है, टेंसियो ना देकर वो एग्जामिनर ने टेंसेस दे दिया। क्या दे दिया? टेंसेस दे दिया, और पूछ लिया कि जो एक्सटेंशन है उसमें किन 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। तो कोमा में दिया था एक्स कोमा टेंसिस। तो बच्चे टेंसियो खोज रहे थे और नॉन ऑफ दीज भी दे रखा था, तो नॉन ऑफ दीज लगा के आए। तो ध्यान देना, दोनों आपको याद करना है, टेंसियो भी टेंसिस भी, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों शब्द एक ही हैं। एक्स का मतलब होता है यहाँ पर आउट। क्या होता है? आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। क्या मतलब होता है? बाहर मतलब होता है किसी चीज का बाहर। फैलाव जब हम करते हैं किसी चीज को, तो मान लो छोटी चीज होती है उसका हम बाहर की ओर फैलाव करते हैं, यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। एक्स का मतलब है बाहर। अब यहाँ पर बाहर किस चीज का फैलाव करेंगे? कोई नई टेक्नोलॉजी होगी, कोई नया नॉलेज होगा, कोई नई इंफॉर्मेशन होगा,
कोई नई इवेंट होगा या कोई नया कोई रिसर्च होगा, उसको हम क्या करेंगे, आउट करेंगे। किसके माध्यम से? एग्रीकल्चर ऑफिसर के माध्यम से, एग्रीकल्चर वर्कर के माध्यम से, फार्मर के माध्यम से। फार्मर को हम क्या, लैब टू लैंड जैसे प्रोग्राम है, तो प्रयोगशाला से खेत तक, तो प्रयोगशाला में कोई चीज हम डिस्कवर किए, उसको खेत तक हम कैसे एक्सपेंस कर रहे हैं, कैसे उसको प्रसारित कर रहे हैं, ये हमारा कहलाता है एक्सटेंशन। तो एक्स का मतलब हम लोग समझ गए, आउट का मतलब बाहर, टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। क्या होता है? स्ट्रेचिंग होता है। अब बचपन में हम लोग, आप लोग देखते होंगे कि चैन जो होती है ना, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं। जब स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसका फैलाव होगा। क्या होगा? फैलाव होगा। तो स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फैलाव या प्रसार, फैलाव या प्रसार या विस्तार। ये तीनों शब्द आपको लिखे मिल सकते हैं वहां पर, तो घबराएंगे नहीं, कोई भी चीज आ जाए। तो जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे या किसी छोटी चीज को जब हम खींचेंगे, उसका फैलाव करेंगे, तो उसे स्ट्रेचिंग बोलेंगे अंग्रेजी में, हिंदी में फैलाव, प्रसार, विस्तार। किसी भी एग्रीकल्चर के नॉलेज को, एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन को या एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को जब हम बाहरी दुनिया में या बाहरी वातावरण में उसको तेजी से फैलाते हैं, यही क्या कहलाता है? एक्सटेंशन कहलाता है। अच्छा, केबल एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक्सटेंशन हर जगह होता है, एग्रीकल्चर में ही नहीं, एक्सटेंशन का प्रयोग हर जगह होता है। जब हम यहाँ पर एग्रीकल्चर शब्द ऐड कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ सीमित हो जाएगा एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तब हम इसको सिर्फ इतना ही देखेंगे कि एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं? फैलाव कर रहे हैं। तो सीधी सी बात आएगी कि एक्सटेंशन कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन से दो शब्दों से बना है? एक्स प्लस टेंसियो। एक्स का मतलब आउट और टेंसियो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेचिंग होता है। यहां तक आप लोग समझ में आ गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं इस एक्सटेंशन की परिभाषा की। अगर हम बात कर लें तो प्रसार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन। प्रसार की परिभाषा। अब परिभाषा पेपर में सीधा सीधा आ जाता है, क्वेश्चन के रूप में परिभाषा आ जाता है और उस ऑप्शन के रूप में आपको दे दिया जाएगा कि प्रसार की परिभाषा है या कृषि प्रसार की परिभाषा है। ये भी चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रसार की परिभाषा पे हम लोग क्या कुछ देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्रसार की परिभाषा को जानेंगे कि प्रसार क्या है। तो अब हम देखते हैं प्रसार का शाब्दिक अर्थ यह है, प्रसार का शाब्दिक अर्थ यह है, शाब्दिक का मतलब इसके शब्द का, शाब्दिक अर्थ यह है कि उन लोगों व किसानों तक विभिन्न विभिन्न उपयोगी तकनीकी व जानकारी का प्रसार करना है, का प्रसार करना है। जो लोग नियमित रूप से, मतलब रेगुलर, जो लोग नियमित रूप से विद्यालय या विश्वविद्यालय में ज्ञानार्जन करने में असमर्थ हैं,
अब देखिएगा, परिभाषा तो हम लोगों ने लिख लिया, अब इसका मतलब समझते हैं कि जो प्रसार है, एक शब्द है प्रसार, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि ऐसे लोगों तक हम कोई तकनीकी या जानकारी पहुंचाते हैं जो लोग, हम कह सकते हैं सीधी सी भाषा में कि वो एजुकेशन से दूर रहते हैं, इलिटरेट पर्सन हम कह सकते हैं, अशिक्षित व्यक्ति। तो अशिक्षित व्यक्ति वो ऐसे लोग होते हैं जो कभी ना विद्यालय प्रॉपर रूप में जा सकते हैं, ना ही वो किसी विश्वविद्यालय जा सकते, ठीक है। मतलब गांव का कोई किसान है या गांव के लोग हैं, उनमें इस ज्ञान रूपी ज्योति को जलाना बहुत बड़ा कठिन काम होता है, ठीक है, कि गांव के किसान को समझाना। ध्यान रखना, जब कभी आपका रॉबे प्रोग्राम होता है तो आप गांव के किसानों से मिलते हो बीएससी के 7 सेमेस्टर में, तो अब उनको कोई जानकारी देना, किसान सबसे पहले क्या पूछता है कि सर इसमें क्या लाभ है, ठीक है, वो लाभ के पीछे ज्यादा भागता है। तो अब कोई भी टेक्नोलॉजी होगी या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, उन लोगों तक पहुंचाओगे जिन लोगों के पास ना ही कोई स्कूली शिक्षा है, ना ही कोई विश्वविद्यालय की प्राप्त डिग्री वाली शिक्षा है, वो अनपढ़ हैं एक तरीके से कह सकते हैं। तो उन अनपढ़ लोगों में इस नॉलेज या तकनीकी का जब हम प्रवाह करेंगे या प्रसार करेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। तो इस परिभाषा का मतलब सबको समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंशन की परिभाषा क्या होती है। पहली स्लाइड में हमने देखा कि एक्सटेंशन शब्द कहाँ से आया, दूसरी स्लाइड में हमने क्या देख लिया कि इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। अब हम उसके आगे चर्चा करेंगे कि एक्सटेंशन के जनक और शब्द के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फादर ऑफ एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ एक्सटेंशन, प्रसार के जनक। तो प्रसार के जनक पर जब कभी भी क्वेश्चन बनता है तो ध्यान देना, दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, एक विश्व में और एक अपने भारत में किसे जनक माना जाता है। तो जब हम विश्व की बात करेंगे और भारत के केस में देखेंगे तो दो अलग अलग जनक हैं। एक विश्व लेवल पे है, जैसे हरित क्रांति में हम लोग पढ़ते हैं ना विश्व लेवल पर नॉर्मनी वोरलॉग को, और भारत में पढ़ते हैं हम लोग MS स्वामीनाथन जी को। तो जब हम बात करते हैं फादर ऑफ एक्सटेंशन, कहने का मतलब पूरी दुनिया में सबसे पहले एक्सटेंशन का प्रयोग, उसका प्रादुर्भाव किन के कर्मों के फलस्वरूप हुआ, तो विश्व में अगर हम देखेंगे तो JP लिगन्स, किसे माना जाता है, JP लिगन्स को, ठीक है। अब भारत के केस में हम बात करते हैं तो भारत के केस में KN सिंह, कौन है, KN सिंह, केदारनाथ सिंह को हम मानते हैं भारत में कृषि प्रसार का जनक, ठीक है। तो जब कभी हम प्रसार के जनक की बात करते हैं तो विश्व लेवल में JP लिगन्स को हम बात करते हैं, और जब कभी हम प्रसार के जनक की बात करते हैं भारत में तो KN सिंह। अब बहुत बार क्वेश्चन ये आता है फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, यहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन मतलब प्रसार विश्वविद्यालय के जनक या विश्वविद्यालय प्रसार, प्रसार विश्वविद्यालय के जनक। अब जो फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन किसे कहते हैं हम, जेम्स स्टुअर्ट को। कौन है, जेम्स स्टुअर्ट, विदेशी हैं, ठीक है। विदेशी लोग नाम बड़ा खतरनाक रखते थे ताकि भारतीय इतनी जल्दी से पढ़ ना पाए। तो ये जेम्स स्टुअर्ट हैं, इन्हें फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहते हैं। इन्हीं जेम्स स्टुअर्ट ने सबसे पहले व्यवहारिक रूप में कृषि प्रसार शब्द का प्रयोग किया था। किसमें, व्यवहारिक रूप में, लिख लेना, पहली बार व्यावहारिक रूप में प्रसार शब्द का प्रयोग, प्रसार शब्द का प्रयोग किया था किसने, जेम्स स्टुअर्ट ने। कब प्रयोग किया था, ये सन भी अगर पूछा जाए तो सन को भी मेंशन कर लेना, 1867 टू 1868।
1868 से लेकर के 67 से लेकर 1868 में कहाँ प्रयोग किया था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कहाँ प्रयोग किया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो यहां तक हमने क्या देखा कि प्रसार जो है कौन सी भाषा का शब्द है, प्रसार की परिभाषा क्या है, प्रसार के जनक कौन है, और विश्वविद्यालय प्रसार का जनक हम किसे मानते हैं? जेम्स स्टुअर्ट को। जेम्स स्टुअर्ट ने सबसे पहली बार एक व्यवहारिक रूप में प्रसार शब्द का उल्लेख किया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1867 से लेकर के 1868 के टाइम पीरियड में। यहां तक हम लोगों ने देखा। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये 2 पॉइंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अक्सर कर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको मेंशन कर लेना कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां ये क्वेश्चन आए ना हो। एमपी का एग्जाम होता ना RAEO, उसमें अक्सर कर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि प्रसार शब्द का पहली बार प्रयोग। प्रसार शब्द का पहली बार प्रयोग, ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सी किताबों में आपको ये गलत या उल्टा लिखा मिल जाएगा, इसको भी ध्यान देना। प्रसार शब्द का पहली बार प्रयोग अक्सर कर आपको ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं दूसरे रूप में पढ़ने को मिल जाता होगा। अभी हम बताएंगे तो आप लोग पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ हमने कहीं दूसरी जगह कुछ और पढ़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो प्रसार है शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख हुआ ब्रिटेन में। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में उल्लेख हुआ। आप लोग कहीं ना कहीं अमेरिका पढ़ते होगे। ठीक है, ब्रिटेन में जब उल्लेख हुआ तो कब? 1840। वो समय कब था? 1840 का समय था जो सबसे पहले ब्रिटेन में प्रसार शब्द का उल्लेख हुआ। किस रूप में? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में। किस रूप में? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में। तो ये भी ध्यान देना, किस रूप में प्रयोग हुआ था ब्रिटेन में? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ। कब हुआ? 1840। कहीं कहीं 1940 भी आपको लिखा मिल जाएगा, ध्यान देना। 1840 सही है। और किस रूप में हुआ था? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में। ये भी थोड़ा ध्यान देना, ये कुछ बारीकियां हैं जो आप लोग इधर उधर से गलत भी पढ़ लेते हो, तो उनको भी ध्यान देते हुए चलते हैं, क्योंकि यही पेपर में जब आएगा क्वेश्चन तो गलत होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। उसके बाद एक पॉइंट आता है जो अक्सर पेपर में आता है कि मेथड या डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन के जनक। ठीक है, तो अगर हम बात करें फादर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, यहां से भी क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। अब डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है? जैसे गांव में कोई मदारी आता है तो अपनी कला का प्रदर्शन करता है, तो यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन के जनक। क्या बोलेंगे? प्रदर्शन के जनक। अब प्रदर्शन क्या होता है? दिखावटी होता है, मेला होता है, तो प्रदर्शन के जनक हम किसे मानते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान देते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन 3 प्रकार का होता है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। ये आगे आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक है। तो इसके जो जनक हैं वो हैं सीमैन एंड नॉप। सीमैन ए नैप। ठीक है, सीमैन ए नैप। तो डेमोन्स्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन का जनक हम किसे मानते हैं? सीमैन ए नैप को मानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लिए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बढ़िया पॉइंट है, उसको लिखते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग शब्द जो सबसे पहले, लर्निंग बाय डूइंग जो शब्द है, इसका सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो जॉन डेवी ने किया था। किसने किया था? जॉन डेवी ने। इसको भी ध्यान देना। ये सीधे सीधे आने वाले जो कुछ पॉइंट थे हमने आपको शुरुआती स्टेप में पढ़ा दिया। तो जॉन डेवी से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लर्निंग बाय डूइंग, कहने का मतलब जो लर्निंग बाय डूइंग शब्द है
करके सीखना वो किसके द्वारा दिया गया? जॉन डेवी के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये आपके टीचर भर्ती जब होती है ना, उसमें भी क्वेश्चन आता है, सीटेट और सुपर टेट और टेट होता है, वहां भी जॉन डेवी का उल्लेख मिलता है, क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित है। ठीक है, यहां तक अपने क्लियर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधा देखते हैं कि प्रसार तो हमने देख लिया, एक्सटेंशन देख लिया, अब एजुकेशन की ओर हम बढ़ते हैं। तो एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। क्या मतलब होता है? शिक्षा होता है। एजुकेशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? शिक्षा। आप लोग देखते होगे, बोलते होगे ये राजनीतिक पार्टी थोड़ा शिक्षा के लिए अच्छी नहीं है, वो राजनीतिक पार्टी शिक्षा के लिए अच्छी है। ठीक है, वो आपका मत है, आप किस पार्टी को शिक्षा के विरोध में मानते हैं, किसको पक्ष में मानते हैं। तो ये शिक्षा की जब हम बात करते हैं एजुकेशन, तो एजुकेशन भी क्या है? एक लैटिन भाषा का ही शब्द है। क्या है? लैटिन भाषा का ही शब्द है। मैंने आपको बताया ना लैटिन भाषा की कहानी क्या है। लैटिन भाषा के ही शब्द ज्यादा क्यों मिलते हैं हमें? क्योंकि लैटिन एक ऐसी भाषा है जो बहुत समय, लंबे समय तक बदलती नहीं है, इसीलिए इन्हीं भाषा के शब्द को हम लोग चुन लेते हैं। तो ये भी क्या है? लैटिन भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अब कौन से शब्द हैं? कौन से शब्द से एजुकेशन बना? तो जो एजुकेशन बना वो एजुकेयर से बना। किससे? एजुकेयर। अब ये जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ना, बहुत लोग एडुकेशन पढ़ते हैं ना, और बहुत लोग इसको एडुकेयर पढ़ लेते हैं। आप कुछ भी पढ़ना, क्योंकि आपका पेपर है ऑब्जेक्टिव, आपको यहाँ पर टिक लगाना, ना कि आपको लिखना है, ना कि आंसर राइटिंग करना है। तो आप एडुकेयर पढ़ें चाहे एजुकेयर पढ़ें, बस इतना ध्यान देना ये कौन सी लैंग्वेज से आया हुआ है? लैटिन से आया हुआ है। एजुकेयर या एडुकेयर का मतलब होता है टू लीड। क्या होता है? टू लीड, मतलब नेतृत्व करता या आगे बढ़ने वाला। अब जब हमें कोई एजुकेशन देता है, वो हमारा शिक्षक होता है या हमारे माँ बाप होते हैं, तो हमको क्या करते हैं? आगे भविष्य के लिए लीड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेतृत्व। ठीक है, तो जब कभी हम बात करते हैं कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जब कभी किसी व्यक्ति को जब हम एजुकेशन देंगे तो हम उसका क्या करेंगे? उसकी लीडरशिप देखेंगे, उसका नेतृत्व करेंगे हम उसको। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एजीटीए के लिए पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं? लीड कर रहा हूं यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी एजीटीए के लिए। अब इसमें मैं आपको क्या लीड कर रहा हूं? एक्सटेंशन के बारे में बता रहा हूं। तो ये क्या है? आपको एक एजुकेशन में दे रहा हूं। तो एजुकेशन शब्द कहां से आया? लैटिन भाषा के एजुकेयर से आया, जिसका मतलब होता है टू लीड करना या नेतृत्व करना। अब इसी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी इसकी, तो हम परिभाषा देख लेते हैं। छोटी छोटी चीजों को हम लोग लिखते चलेंगे ताकि रिवीजन करने में हमको आगे परेशानी ना हो। कई बार बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं हम लोग याद तो कर लेते हैं तत्काल में, परंतु कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से उतर जाता है जब पेपर आता है। तो रिवीजन के लिए ये नोट्स बहुत जरूरी है। बाकी हम आपको पैनल पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे ग्रुप पे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य के जीवन में अवांछनीय परिवर्तन लाना। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ यह है, या शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, आप शाब्दिक अर्थ यह है, या शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य की या मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन में वांछनीय परिवर्तन लाना, वांछनीय परिवर्तन लाना। अब क्या अगर हम बात करें अंग्रेजी में इसको, तो डिजायरेबल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर इज ऑल्सो कॉल्ड एजुकेशन। तो अगर हम बात करें शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य के जीवन में वांछनीय परिवर्तन लाना। वांछनीय परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजायरेबल चेंजेस। तो डिजायरेबल चेंजेस जो होते हैं मनुष्य के अंदर, उनको, जैसे हम एक मानव हैं, हम मान लो जन्म लिए और अभी हम अज्ञान हैं दुनिया के इस ब्रह्मांड के ज्ञान से। तो अब हम एजुकेशन लेने के लिए प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, तो हमारे अंदर उस प्राइमरी स्कूल के या आस पास पड़ोस का हमारा इन्वायरमेंट होगा, हमारे जो माँ बाप होंगे, हमारे अंदर क्या ऐसा परिवर्तन करेंगे जो हम बोलेंगे
आगे चल के हमारे माँ बाप बोलेंगे कि हमारा बच्चा क्या है, एजुकेट हो गया या एजुकेटेड हो गया या उसके अंदर शिक्षा आ गई। तो ऐसा क्या परिवर्तन होता है, तो हमारे अंदर कुछ डिजायरेबल चेंजेज आते हैं। अब वो डिजायरेबल चेंजेस क्या हो सकते हैं हमारे अंदर, वो हम देखते हैं। तो कुछ डिजायरेबल चेंजेस होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि हम अपने अंदर क्या ऐसे परिवर्तन कर लें जो हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम एजुकेट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नॉलेज, नॉलेज नॉलेज आएगा तो हमारे अंदर एटीट्यूड। अब बहुत से लोग क्या है, एटीट्यूड की गलत अवधारणा सीख लेते हैं। एटीट्यूड का मतलब लोग सोचते हैं कि घमंड होता है। ठीक है, हम लोग गांव में कहते नहीं बड़ा एटीट्यूड है, तो बड़ा एटीट्यूड यहाँ पर घमंड नहीं है, उसको ईगो बोलते हैं। एटीट्यूड की मीनिंग कुछ अलग होती है, मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद होता है स्किल। क्या होता है, स्किल। भारत में बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या, और दूसरा क्या है, हमारी स्किल, लैक ऑफ स्किल, स्किल में कमी। और चौथा होता है अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। अब अगर हम बात करें, ये जो चारों चीजें हैं, इनमें जब हमारे अंदर परिवर्तन आ जाएगा, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और एटीट्यूड क्या होता है, मनोवृत्ति, मानव की वृत्ति कैसी है, उसकी अभिरुचि कैसी है, तो मनोवृत्ति होता है। स्किल का मतलब होता है दक्षता या क्षमता, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। तो एजुकेशन हम किसे कहेंगे, जब उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रभाव हो जाएगा, उसका एटीट्यूड कैसा है, ये उसकी दक्षता क्या हुई, उसकी स्किल क्या हुई, साथ ही साथ उसकी समझ कैसी है। जब ये चार प्रकार के हम परिवर्तन किसी भी मानव में कर देंगे, तब हम क्या कहेंगे, वो मानव क्या है, शिक्षित है, वो मानव क्या है, एजुकेट है। अब यहाँ पर समझेंगे जो वांछनीय परिवर्तन है, इनको लाने से हमारा फायदा क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, जब हम कभी प्राइमरी स्कूल में जाते हैं या हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो सबसे पहले हमें नॉलेज मिलता है। नॉलेज मान लो फॉर एग्जाम्पल आज आप पढ़ रहे हो, एजीटीए के लिए आपको एक्सटेंशन सब्जेक्ट का नॉलेज मिल रहा है, आपके अंदर एजुकेशन का प्रभाव हो रहा है। दूसरा, एटीट्यूड क्या होता है, जैसे मान लो मैं नीलेश पटेल आपको एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूँ, कल को पता चले मेरे घर पे भयंकर लड़ाई हो जाए और मैं बाहर निकलूं, खेत जा रहा हूं, और मेरे ही पड़ोसी रामदास का लड़का कल्लू हमसे पूछ ले कि नीलेश सर कहाँ जा रहे हो। अब हम घर की गुस्सा लेकर बाहर चल रहे हैं, तो हम उसको जवाब देंगे ना। जब मान लो मेरे घर पे लड़ाई हो गई और मैं बाहर निकला हुआ हूँ और कोई रास्ते में मिल जाए तो वो पूछ ले कैसे हो, तो अब वहां पर उस कैसे हो का उत्तर देने के लिए हमारे पास दो एटीट्यूड आएंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है कि हमारे अंदर कितनी भी हलचल हो, हम बाहर शो ऑफ नहीं करेंगे। मान लो हम घर से गुस्सा हुए हैं, तो बाहर अगर पूछा उस बंदे ने कैसे हो, तो हम उसको हंस के जवाब देंगे, अच्छा हूं, तुम कैसे हो। तो वो हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा, नेगेटिव एटीट्यूड, भाग जाओ नहीं तो दो थप्पड़ पड़ेंगे, घर से वैसे हो, हमारा दिमाग खराब हुआ है और तुम पूछ रहे हो कैसे हो। तो ये क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड है। तो ये दो प्रकार का इम्पैक्ट डाला उस बंदे पर जो उससे क्वेश्चन पूछा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है अपने बात को रखने की कला, अपनी जो हमारी आवृत्ति होती है, मनुष्य की मन की वृत्ति होती है कि हम कैसा आपके बारे में सोच रहे हैं, हम आप जो पूछ रहे हो हम उसको किस लहजे में आंसर दे रहे हैं, ये होता है एटीट्यूड। हम लोग क्या समझते हैं, एटीट्यूड का मतलब घमंड, वो होता है ईगो, नॉट एटीट्यूड। वो क्या होता है, ईगो होता है। उसके बाद स्किल क्या होता है, दक्षता। मान लो आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, आप बड़े बड़े एग्जाम नहीं पास कर सकते, तो आपका दिमाग टेक्निकल चीजों में लग रहा है, आप जाके कोरल सीख लो, टाइपिंग सीख लो, आप जाके डिजाइन सीख लो, आप जाके वास्तुकला की पढ़ाई कर लो। भाई हम लोग उत्तर भारत में, हमारे जो गार्जियन हैं, हम लोगों पे एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये नहीं लगता है कि पढ़ाई थोपी जा रही है। भाई हम लोग क्या जानते हैं, बीए कर लो, बीएससी कर लो, एमए कर लो, एमएससी कर लो, बीटीसी कर लो, डीएलएड कर लो, आईएएस की तैयारी कर लो, पीसीएस की तैयारी कर लो, एसएससी की कर लो, आईबीपीएस एएफओ की कर लो, यूपी ट्रिपल एससी की कर लो। कहते हैं कि नहीं कहते। हम लोग कभी अपने समाज में बच्चों को ये नहीं बता पाते कि भैया फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लो, भैया वास्तुकला आर्किटेक्ट का कोर्स कर लो, ठीक है, कभी भी नहीं बता पाते, क्योंकि बहुत मेजोरिटी है हमारे यहाँ कोर्सेज की, परंतु हम
कुछ लिमिटेड डाइवर्सिटी में फंसे हुए हैं। यही एक बड़ा जो होता है रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का एक इंडिकेट होता है कि क्षेत्रीय बेरोजगारी यहीं से उत्पन्न होती है। सही कह रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग स्किल में थोड़ा सा बदलाव करेंगे आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए कि अगर बच्चे का दिलचस्पी किसी अच्छे काम में लग रही है तो उसको हम उस स्किल के लिए पर्याप्त टाइम देंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा मान लो 10th में है, उसको कुश्ती सीखने का मन है, उसको दबा के बिठा देंगे, बाप दादा ने कुश्ती नहीं सीख पाई, तुम सीखोगे, चलो हाई स्कूल की तैयारी करो, बढ़िया नंबर लाना है, टॉप करना है तुम्हें। अब वो बंदा हो सकता था कुश्ती में बढ़िया कर जाता, अब आपने ना उसको कुश्ती में करने दिया अच्छा, और ना ही वो पढ़ाई में अच्छा मन लगा रहा है। तो कहने का मतलब उस व्यक्ति की दक्षता जो है दोनों तरफ से फैल हो गई। तो अगर हमें रोजगार का अवसर खोजना है तो अपने अंदर स्किल लाना है, क्योंकि हुनर है तभी क्या है, कदर है। तो यहाँ पर स्किल समझ गए, ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, समझ। कोई बात अगर हमसे कही जाती है वो नेगेटिव हमारे लिए है, पॉजिटिव है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए गलत है, ये हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। तभी हम क्या कहलाएंगे, एक एजुकेटेड कहलाएंगे। एक टीचर का वहां पर कर्तव्य है बच्चों को एजुकेशन देना। अगर वो टीचर बच्चों के अंदर ये 4 प्रकार के बदलाव कर लेता है तो समझ लेता है कि एजुकेशन यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब बताइए यहाँ तक आप सभी को कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ तक सारी चीजों को आप लोग समझ पाए हो कि नहीं पाए हो? ठीक है, अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई हैं तो हम आगे कुछ और पॉइंट पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे हम और कुछ पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, तो इसकी ट्रिक देख लेना। कासू की ट्रिक होती है, क्या होती है भैया लोगों? कासू होती है ट्रिक। इस ट्रिक के हिसाब से देख लेना। कासू का मतलब होता है, के का मतलब होता है नॉलेज, ए का एटीट्यूड, एस का मतलब स्किल और यू का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। तो ये कासू की जो ट्रिक है आप लोग इसको मन में बिठा लीजिएगा। ठीक है, यहीं से आपके पेपर में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि वांछनीय परिवर्तन, डिजायरेबल चेंज में के का मतलब क्या होता है, डिजायरेबल चेंज में ए का मतलब क्या होता है, डिजायरेबल चेंज में एस का मतलब क्या होता है, डिजायरेबल चेंज में यू का मतलब क्या होता है। तो सारे मतलब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन के प्रकार। तो अगला हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार। सारी चीजें एक एक करके हम आपको कवर कराते हुए चलेंगे और हर एक चीज आपको समझ में आएगी। ये पहला दिन आपका क्लास का है, यहीं से शुरुआत हो रही है। ठीक है, आपको एजीटीए के लिए कहीं से डरने की बात नहीं है। हम आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें हल करा देंगे। आपको कहीं से कोई बुक या कोई अदर सोर्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप यहाँ से जो पढ़ेंगे आपके लिए ये रामबाण होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं कि शिक्षा के प्रकार कितने हैं, तो शिक्षा के 3 प्रकार हैं। तो तीनों प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे कि 3 कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जो पहला प्रकार हमारा आता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। अब जो फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जैसे हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, ये क्या है? फॉर्मल एजुकेशन है। इसको हम क्या बोलेंगे? औपचारिक शिक्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? औपचारिक शिक्षा बोलेंगे। इतना ध्यान देना, यहाँ पर समझा देंगे हम आपको ये टॉपिक पूरा, और उसके बाद हम आपको ये सारी चीजें लिखवा देंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा क्या कह रहा है? फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। दूसरा जो हमारा टॉपिक आएगा वो हमारा कहलाएगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? निरौपचारिक। क्या बोलेंगे? निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा। अंग्रेजी में इसको याद करना, हिंदी में याद करने की कोशिश मत करना, जल जाओगे। कहने का मतलब पेपर में आप कहीं ना कहीं गलत कर लोगे। तो ये हो गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तीसरा आता है इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या होता है? इनफॉर्मल। जब आप लोग क्या होता है, ड्रेस पहनते हो, ठीक है, तो कहते हो ना आज हम फॉर्मल ड्रेस में आए। कहने का मतलब पूरा प्रॉपर ड्रेस में हो आप।
बढ़िया सा पैंट होगा, शर्ट होगा, बेल्ट होगा, जूते होंगे, तो वो होता है फॉर्मल। कहने का मतलब सिस्टमेटिक जो एजुकेशन होगी फॉर्मल होगी, सिस्टमेटिक नहीं होगी, कहीं से भी कुछ भी हो जाए तो वो नॉन फॉर्मल होगा। और इनफॉर्मल क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा। क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इस पर क्या देख सकते हैं, तो अब हम इन तीनों को अच्छे से समझा देंगे आपको, और कल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे लिखाने वाला काम। ठीक है, आज हम आपको ये तीनों समझा देते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो जब कभी हम लोग एजुकेशन लेना प्रारंभ किए तो हमने प्राइमरी स्कूल या आज के इंग्लिश मीडियम स्कूल, कहने का मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो हमारी होती है, जब शुरुआत करते हैं एजुकेशन की तो हम कौन सा एजुकेशन लेते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन एक स्कूली शिक्षा, एक क्लासरूम की शिक्षा होती है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ये कैसी होती है? ये एक नियमित होती है, एक कालानुक्रमिक होती है, मतलब हर साल जुलाई में नया सत्र चालू होगा। कहने का मतलब ये कालानुक्रमिक होगी, हर साल जुलाई में सत्र चालू होगा, ये पूर्णकालिक होगी, इसका सिलेबस हमें कंप्लीट करना रहेगा एग्जाम के पहले। ये क्या होगी? कृत्रिम शिक्षा होगी और जटिल होगी। कृत्रिम का कहने का मतलब मास्टर अपने मन से आपको सिलेबस कराएंगे जो सिलेबस आधारित होगा, और जटिल कैसे होगी? आपको लिखना भी है, पढ़ना भी है, याद भी करना है, सारी चीजें। तो ये कृत्रिम और जटिल शिक्षा होती है, स्कूली शिक्षा होती है। इसका पाठ्यक्रम एक निर्धारित होता है कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है, तो इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है। एक संस्थागत शिक्षा होती है, इंस्टीट्यूट में दी जाने वाली शिक्षा होती है, पूर्णकालिक शिक्षा होती है, कालानुक्रमिक शिक्षा होती है, और ये वर्टिकल एजुकेशन होती है, मतलब ऊर्ध्वाधर शिक्षा होती है। टीचर से स्टूडेंट में एजुकेशन प्रवाह होती है। कहने का मतलब टीचर स्टूडेंट को एजुकेशन देता है, तो ये कैसा होता है? वर्टिकल एजुकेशन होता है, ऊर्ध्वाधर एजुकेशन होता है, फेस टू फेस एजुकेशन दी जाती है, आमने सामने बैठ के एजुकेशन दी जा रही है। अगर आप आज हमारे आमने सामने नहीं हैं तो हम आपके सामने हैं, आप कहीं ना कहीं आपके सामने हम होंगे, आप मोबाइल में देख रहे होंगे या लैपटॉप में देख रहे होंगे या आप टैबलेट में देख रहे होंगे, तो हम आपके सामने जरूर दिखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? ये एक ऐसी शिक्षा होती है जो सरल होती है और लचीली होती है। कैसी होती है? सरल होती है, लचीली होती है। इस प्रकार की शिक्षा को अर्जित करने के लिए कोई नियमित पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई इसमें उम्र निर्धारित नहीं होती है, कभी किसी टाइम आप शिक्षा ले सकते हो, कोई बंधन नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पर शिक्षा ले सकता है। यहाँ पर क्या होता है? स्थैतिक शिक्षा का प्रभाव होता है कि अनपढ़ को, अगर मान लो कोई किसान है गांव का, उसको कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर नॉलेज दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उस किसान से भी सीख रहा है। तो ये क्षैतिज प्रवाह है, दोहरी प्रवाह शिक्षा है कि आप किसान को कोई जानकारी दे रहे हो, बदले में किसान से भी आप सीख रहे हो। यहाँ पर शिक्षा का जो प्रवाह होता है वो थोड़ा विचार होता है, और ये क्षैतिज शिक्षा होती है। किसी भी उम्र का व्यक्ति शिक्षा ले सकता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर शिक्षा के रूप में यहाँ पर ध्यान दे सकता है। साथ ही साथ कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। और ये शिक्षा कैसी होती है? प्रौढ़ शिक्षा होती है। देखा गाँव में आप लोग बूढ़े बाड़ों को पढ़ाने के लिए आज से 15 साल पहले कि जो बूढ़े बाड़े लोग हैं उनको पढ़ाया जाएगा, तो प्रौढ़ शिक्षा बोलते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, कोई जो व्यापारी जब एजुकेशन लेता है तो यही एजुकेशन लेता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जब कोई एक्सटेंशन, जब हम लोग कोई एक्सटेंशन का एजुकेशन किसी किसान को किसी क्षेत्र पर करते हैं, एक्सटेंशन का जब हम प्रसार करते हैं तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत ही करते हैं। किसके तहत करते हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसका एग्जाम्पल आता है कि इसमें कौन कौन सा आता है, तो प्रसार शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख इसी में होता है। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। तो एक ऐसी एजुकेशन होती है जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे खानदान में जो छोटे छोटे होते हैं, हमको ही देखकर, हमारे मोहल्ले के रार भैया को देखकर वो बड़े होते हैं। तो कहने का मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन का कि ऐसी शिक्षा जो अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस के वातावरण से, जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखी जाने वाली शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है, जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ये एक प्राकृतिक और सरल शिक्षा होती है। क्या होती है? प्राकृतिक और सरल शिक्षा होती है। ना कहीं स्कूल, ना कहीं कॉलेज, ना कहीं ट्रेनिंग में शिक्षा दी जाती है, ना ही इसका कोई एक सिलेबस निर्धारित होता है, ना ही इस शिक्षा को हम कालानुक्रमिक, ना ही हम पूर्णकालिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, ये शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे परिवार, हमारे परिवेश, हमारे वातावरण से जो हम
सीखते हैं, उसी प्रकार की शिक्षा को हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा। तो आज का जो अपना लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। ये जो क्लास है बेसिकली एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, ये विशेष आग्रह पर ये बैच हमने अनाउंस किया है शताब्दी बैच के रूप में, क्योंकि बच्चे देश और प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में एडमिशन लेकर जो चाहने की कोशिश की थी, जो डेमो में उनको दिखाया गया था, बाद बाकी जब कोर्स लेने के बाद उनके साथ बच्चों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पीपीटी बोर्ड में इंसर्ट करके और सारी कथा की तरह बांट दिया गया और बच्चों को इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन जैसे सब्जेक्ट में हवा ही नहीं लगी। तो अब वो बच्चे परेशान है कि एग्जाम कभी भी लग सकता है। तो ये क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए है। इस क्लास का जो पे है मात्र हमने 49 रुपए रखा है। कहने का मतलब प्रदेश का जितना भी बच्चा है 38,000 के आसपास बच्चा, किसी को भी इस कोर्स को खरीदने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कोई भी बच्चा इस कोर्स को पे कर सकता है, ठीक है, और वाई कर सकता है और अपने एग्जाम को बढ़िया अंकों के साथ उत्तीर्ण कर सकता है। तो ऐसे ही आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हर एक बच्चे के पास एक क्लास पहुंचेगा और वो बच्चा मात्र 49 रुपए में अपने